अगर हम लोग मैट्रिक्स की डेफिनेशन की रिगार्डिंग बात करें, व्हेन एलिमेंट्स आर arranged in a specific pattern। एलिमेंट बोल सकते हैं हम, इनको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो जब हमने कुछ एलिमेंट्स को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर अरेंज किया है तो वो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास 9 स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा रूम ए है, ये मेरा रूम बी है। मेरे पास 9 स्टूडेंट है, मैंने कहा कि रूम ए में जाकर के आप लोग बैठ जाइए। तो बच्चे कैसे बैठ जाएंगे? ऐसे। ऐसे बैठ गए, 9 स्टूडेंट थे, जहां जगह मिली बैठ गए। फिर मैंने चेयर्स रख रखी थी, उस चेयर्स के ऊपर एक पर्टिकुलर नंबर था और मैंने टोकन देना शुरू किया। मैंने एक बच्चे को 8 नंबर का टोकन दिया, बच्चा अपनी पोजीशन पे जाकर के बैठ गया। फिर मैंने 6 नंबर का टोकन दिया, बच्चा अपनी पोजीशन पे बैठ गया। तो इसमें क्या था कि ये भी एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का, ये भी एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का, मगर इसके अंदर एलिमेंट्स की कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, मगर इसके अंदर हर एलिमेंट की एक फिक्स्ड पोजीशन थी। तो इस कलेक्शन को सेट बोला जाएगा और इस कलेक्शन को मैट्रिक्स बोला जाएगा। यहां हर एलिमेंट की, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं, हम उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये फर्क होता है सेट का और मैट्रिक्स के बीच का। तो हम ये भी इसमें लिख सकते हैं डेफिनेशन में, व्हेन एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट आर arranged in n cross m rows and column respectively, then the collection is called मैट्रिक्स। यानी कि आपने अपने सभी एलिमेंट्स को n क्रॉस m यानी कि n नंबर्स ऑफ रोज और m नंबर्स ऑफ कॉलम के अंदर अरेंज कर दिया। मैट्रिक्स को इस तरीके से दिखाया जाता है। यहां पे एलिमेंट्स होते हैं, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएंगे तो इसे रो बोला जाएगा। ये भी रो है, ये भी रो है। अब ये तो सारे एक जैसे दिखने लग गई, इसलिए हमने इनको आइडेंटिफाई करने के लिए रो 1, रो 2, रो 3 कर लिया। ऐसे ही कॉलम्स को भी करेंगे तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, ये रो 1 के एलिमेंट है, ये रो 2 के एलिमेंट है, ये रो 3 के एलिमेंट है। और अगर हम लोग एलिमेंट्स की पोजीशन के रिगार्डिंग बात करें, एलिमेंट की पोजीशन को a ऑफ i j से दिखाया जाता है। एलिमेंट की पोजीशन को a ऑफ i j से दिखाया जाता है, जहां पे i दर्शाता है कि ये कौन सी रो है, यानी कि ये ith रो का एलिमेंट है और ये jth कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, ये तो हो गया एलिमेंट की पोजीशन को a ऑफ i j से दिखाते हैं, i रो को दिखाता है, j कॉलम को दिखाते हैं। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं, इस एलिमेंट की पोजीशन की, तो इसको भी a से दिखाया जाएगा, मगर ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसीलिए ये a ऑफ 2, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, हमें इसका ऑर्डर डिफाइन करना है। हमें देखना है इसके अंदर रोज कितनी है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो इसके अंदर 3 रोज हैं और उसके बाद हमें कॉलम्स की गिनती करनी है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। ध्यान रखिएगा कि रो को हमेशा पहले लिखना है और कॉलम को हमेशा बाद में लिखना है। रो को हमेशा पहले, कॉलम को हमेशा बाद में लिखना है। इसको ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस 2 वर्ड्स हैं। मैट्रिक्स एक होती है, मैट्रिसेस एक से ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर हम लोग एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो मैट्रिसेस कहलाएगा। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, तो जो पहली टाइप होती है वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली टाइप जो होती है वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम बराबर होते हैं तो हम उस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अ मैट्रिक्स in which numbers of rows and numbers of columns are equal, then the matrix is called स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज, नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। यानी कि ये आपका m हुआ, ये आपका n हुआ, एंड दे आर इक्वल। It means the given matrix is a square matrix. Now, if we are going to talk about our next matrix is rectangular matrix. What is it? Rectangular matrix. नाम से पता चलता है कि इसके अंदर numbers of rows और columns equal नहीं है, तो इसमें numbers of rows और columns equal नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे a matrix whose numbers of columns and rows are not equal, then matrix is called rectangular matrix. अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स ऑफ कॉलम्स और रोज बराबर नहीं होते तो उस तरह की मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए इसमें साफ दिख रहा है कि इसके अंदर रोज की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। तो ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा, एंड दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये एक तरह की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं और भी कई ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हमारी 2 सबसे मेन जो हमारी मैट्रिसेस रहेंगी वो यही रहेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं।
जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के रिगार्डिंग बात करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स होती है। किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल बनने के लिए पहले उसका स्क्वायर होना कंपलसरी है। तो अगर हम लोग बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अ मैट्रिक्स की बजाय अ स्क्वायर मैट्रिक्स बोलिए इसको। अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all diagonal elements are नॉन जीरो। सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, नॉन जीरो हो, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें देखने वाली बात यह भी है कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो होने ही चाहिए, इसके अलावा बाकी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। एंड ऑल द रिमेनिंग वंस आर जीरो। बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसके एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स थे, ये नॉन जीरो है, बाकी सभी जीरो है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को डायगोनल बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि देखिए एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है, इसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इस तरह की मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक एग्जांपल जो हम लोग अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स का। क्या है, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से मैं डायगोनल वर्ड हटा दूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसमें देखने वाली बात ये होती है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वो अपने आप में हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगी। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं उसे स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इट मे बी अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal elements are same and all the remaining ones are zero. It means कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इट जरूरी नहीं है कि ये 1 1 हो सकता है कि ये 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मगर डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे। इसके अलावा जो बचे हुए सभी एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो रहेंगे। तो ये फर्क होता है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के बीच का डिफरेंस। अगर मैं आगे इसके आगे बढ़ता हूं तो जो हमारी नेक्स्ट है वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसके बहुत सारे काम हैं। हमें स्टडी करना है यूनिट मैट्रिक्स को। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, यानी कि अ मैट्रिक्स हुज ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड द ऑल द रिमेनिंग वंस आर 0। तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स तो 1 है और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हैं, उस तरह की मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये यूनिट मैट्रिक्स। अगर हम लोग इसके भी आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रो। इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ रो है एक और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं रो मैट्रिक्स के अंदर। अ मैट्रिक्स containing
single row is called row matrix. एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें रो कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये मैट्रिक्स होगी 1 क्रॉस 3। मुद्दा है कि आपका जो n है वो 1 है, यानी कि नंबर्स ऑफ रोज जो है वो सिर्फ 1 है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या चीज, रो मैट्रिक्स बोला जाता है। और अगर यही मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होती तो इसमें कॉलम 1 रहता और रो देखिए कितनी हो गई, ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, 3 रो हो गई, मगर कॉलम तो एक ही है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स। देखिए इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, नाम से साफ हो रहा है जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स जीरो रहते हैं तो उस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसमें मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा भी नहीं, एग्जांपल भी नहीं दूंगा, वो आपको हाँ वैसे ही क्लैरिफाई है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आर जीरो इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज कंपेरेबल मैट्रिक्स। देखिए कंपेयर करने के लिए एक से ज्यादा चीज होनी चाहिए तभी तो हम कंपेयर करेंगे। इसका मतलब ये है कि कंपेरेबल मैट्रिक्स होने के लिए 2 मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, सिर्फ ऑर्डर सेम है, तो हम उसे कंपेरेबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। इक्वल मैट्रिक्स और कंपेरेबल मैट्रिक्स में थोड़ा फर्क होता है कि अगर सिर्फ ऑर्डर सेम है तो उन्हें कंपेरेबल मैट्रिक्स कहा जाता है, और अगर उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं तो उसे इक्वल मैट्रिक्स कहा जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। ए और बी कंपेरेबल मैट्रिक्स है। इसकी वजह इनका ऑर्डर सेम होना है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है इसीलिए ये एक कंपेरेबल मैट्रिक्स है। मगर अगर मैं ये कह दूं कि इसका पहला एलिमेंट सेम है, इसका दूसरा एलिमेंट सेम है, तीसरा तीसरे से सेम है, चौथा चौथे से सेम है, तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं है, फिर ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है कि अगर 2 मैट्रिक्स जो आमने सामने रखी हैं उनका ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वल टू का निशान है, ऐसे। देखिए साफ दिख रहा है कि ये भी एक 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी एक 2/2 की मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल टू निशान है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ ऑर्डर सेम है। ऐसा कोई लिखित नहीं है कि इन दोनों के एलिमेंट्स कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोला जाता है कंपेरेबल मैट्रिक्स, और इस तरह की मैट्रिक्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इक्वल मैट्रिक्स। This is the basic difference between the comparable matrix to the what is it, equal matrix. Okay, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैट्रिसेस जो होती हैं कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। वो प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि मैट्रिक्स कोमोटेटिव लॉ को एडिशन के केस में, देखिए एडिशन के केस में मैट्रिसेस जो होती हैं वो कोमोटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करती हैं। एडिशन के ही केस में मैट्रिसेस जो होती हैं वो एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं।
अगर मैं एडिशन के केस के बारे में बात करूं तो देखिए, अगर मैं दो मैट्रिक्स लेता हूं A एंड B, एक मैट्रिक्स में से लेते हैं जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो A प्लस B और B प्लस A बराबर होता है। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी लॉ को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, पहले मैं A प्लस बी निकालूंगा, ये मेरा A प्लस बी आया। इसी तरीके से अगर मैं B प्लस ए निकालता हूं तो मेरा B है सात और 2 9, 8 और 4 12। देखिए, ये आपका A प्लस बी था, ये आपका B प्लस ए था और ये दोनों बराबर है। यहां से हमको ये मिला कि हमारा A प्लस बी बराबर है B प्लस ए के, तो इस लॉ को कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है और ये लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है कि मैट्रिसेस, अ सेट ऑफ मैट्रिसेस इज ऑलवेज अ कम्यूटेटिव इन केस ऑफ एडिशन। मगर क्या ये मल्टीप्लिकेशन के केस में भी जो मल्टीप्लिकेशन के केस में है उसमें भी कम्यूटेटिव रहेगा या नहीं रहेगा, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, जहां हम इसके बाकी के सभी प्रॉपर्टीज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।